हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमर एजुनपुर से। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 12। सेकंड चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फर्स्ट जो चैप्टर था उसके जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है कि एक चार्ज को जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो आपको उस पर कुछ वर्क करवाना पड़ता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के। तो वो जो वर्क होगा वो उस चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या हम उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। सेकंड में हमारे पास कैपेसिटेंस के। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस वर्ड कैपेसिटर से निकला है। कैपेसिटर क्या है कि एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करता है, वो कैपेसिटर कहलाता है। और कैपेसिटेंस उसकी एबिलिटी होती है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, आज हम उसके एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस हैं उनको देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास के टू चार्जेस 5 क्रॉस 10⁻⁻8 कॉलम एंड -3 क्रॉस 10⁻⁻8 कॉलम के हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक को हम कहेंगे कि ये Q1 है विच इज 5 क्रॉस 10⁻⁻8। सेकेंड है हमारे पास Q2 -3 क्रॉस 10⁻⁻8 कॉलम, और ये भी कॉलम। कॉलम इनका यूनिट है। अब ये माइनस ये बता रहा है कि जो Q है, Q2 है, इस पे नेगेटिव चार्ज है और Q1 पे पॉजिटिव चार्ज है। आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दोनों का जो डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर है, या हम इसे ये कहेंगे कि 0.16 मीटर। कि जब आप इसे 100 पे डिवाइड करेंगे तो जो सेंटीमीटर है ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कहता है एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। के हमारे पास एक लाइन है, ये कहें कि Q1 है, और ये लाइन है जो कि इन दोनों को आपस में मिला रही है। तो किस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जीरो होगा? हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ए पॉइंट P है हमारे पास, जिसको हम ये वाला पॉइंट लेते हैं कि ये पॉइंट P है। अब ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पॉइंट P पर जीरो होगा। हम खुद से फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट P आया जिस पर दोनों का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जीरो होगा। अब जो टोटल है Q1 से Q2 तक हमारे पास, वो हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। अब Q1 से P तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं कि D है, और ये हमारे पास R है। और ये वाला जो डिस्टेंस हमारे पास बचता है इसको बाद में देखेंगे। अभी हम जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं कि ये जो P पॉइंट पर है Q1 और Q2 की वजह से। अब इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो Q1 की वजह से भी होगा और Q2 की वजह से भी होगा। हम पॉइंट P की बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो पहले का और दूसरे का सम होगा, कि Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और Q2 पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उन दोनों का सम लेना है हमने। और इस पॉइंट पर हमने ये भी कहा हुआ कि इस पॉइंट पर अगर आप दोनों चार्जेस का सम लेंगे तो वो क्या आएगा? जीरो आएगा। पहले इनका जो फार्मूलाज है वो पुट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारे पास फार्मूला होता है Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, टोटल डिस्टेंस हमारे पास, एंड सेकंड का Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास R, उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे D को, तो हमारे पास आएगा ये वाला आ जाएगा P से यहां तक का डिस्टेंस। अब दोनों की जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इस पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। हमने ऑलरेडी कह लिया कि हमने लेट P पे जो पोटेंशियल है वो जीरो होगा, तो इसको हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं। Q1 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि Q1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का, और इसको हमने आर नहीं, हमने इसको डी बोलना है, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको डी फर्ज किया हुआ है। तो यहाँ पर डी आएगा, ये इस साइड पे रहेगा, माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी आर में से माइनस कर दें, तो टोटल हमारे पास जो है वो आर है, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे हम तो दोनों साइड पर 4 पाई एप्सिलॉन और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। Q1 की वैल्यू है हमारे पास 5 क्रॉस 10 पावर -8, डी हमने फाइंड करना है, Q2 है माइनस इंटू -3 क्रॉस 10 पावर -8 एंड डिवाइडेड बाय R माइनस डी। इसको उठाकर जब इक्वल की इस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि 5 -10 पावर 8 से -10 पावर 8 को भी कैंसिल आउट कर दें, माइनस माइनस प्लस, इक्वल की साइड पे आएगा 3 डिवाइडेड बाय 5, और ये वैल्यू उठाकर जब हम इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये आएगा R हमारे पास टोटल है 0.16 माइनस डी एंड डिवाइडेड बाय डी। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 0.16 डिवाइडेड बाय डी माइनस डी बाय डी, इधर डी कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हमारे पास 3.5, अब 0.16 माइनस 1 ओवर डी इज इक्वल टू 3/5। अब हमें वैल्यू चाहिए जस्ट डी की, कि इनका डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट पर, तो वो हम जब इसको उल्टा देंगे कि d डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस 1 इज इक्वल टू 5/3। अब ये डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई होगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास d की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 10 सेंटीमीटर। इस फार्मूला को जो हमारे पास एंड पे आया है इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी कि इस पॉइंट पर जो दोनों Q1 और Q2 का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 0 होगा। नेक्स्ट पे चलें कि हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी हर साइड 10 सेंटीमीटर है, हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। हमारे पास एक हेक्सागन एक ऐसी शेप होती है जिसकी 6 साइड्स होती हैं और हर साइड की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, जो कि हमें उसने 10 सेंटीमीटर दी है, और हमें ये कहा है कि हर वर्टिक्स पे जो चार्ज होगा वो 5 माइक्रोकूलम होगा। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। हमने हेक्सागन के सेंटर पे जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पहले हम चार्ज लेते हैं कि हमें चार्ज कितना दिया है 5 माइक्रोकूलम, मीन्स के 5 क्रॉस 10 पावर -6 कॉलम। और अब साइड ऑफ हेक्सागन सारी इक्वल्स होती हैं, अगर एक साइड की इक्वल 10 सेंटीमीटर है तो इट मीन्स के 6 जो साइडेज होंगी हर साइड की जो लेंथ होगी वो 10 सेंटीमीटर ही होगी। तो हम इसे ये कहते हैं कि लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, या हम इसे कहेंगे कि 0.1 मीटर के, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सेंटर से उसकी हर साइड तक का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। तो पोटेंशियल का हमारे पास जो फार्मूला आता है V इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी के, जो कि हमारे पास यहाँ पे लेंथ दी हुई है डी हर साइड की। अब हमारे पास टोटल चार्जेस कितने होंगे 6 होंगे, क्योंकि हेक्सागन की 6 साइड होती है तो हर साइड पे एक एक चार्ज पड़ा हुआ है, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो टोटल चार्जेस हैं वो 6 हैं। जब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू की जो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास इक्वल होती है 9 क्रॉस 10 पावर 9 न्यूटन पर कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एक कांस्टेंट होता है जिसकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड होती है। हमारे पास जो चार्जेस हैं वो टोटल 6 चार्जेस हैं, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे चार्जेस को, कि 6 क्रॉस
5 क्रॉस 10⁻⁻6, हर चार्ज जो है वो 5 क्रॉस 10⁻⁻6 कॉलम है। क्रॉस हमारे पास जो 1/4πε0 की वैल्यू 9 क्रॉस 10⁻9 एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, जो हर साइड की डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो आएगा 2.7 क्रॉस 10⁻6 वोल्ट के। हमारे पास एक हेक्सागोन है जिसके हर वर्टिस पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, चार्ज की मैग्नीट्यूड है 5 माइक्रोकूलम और हर साइड की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। हमने उसके सेंटर से उस पॉइंट तक के जो जिस पॉइंट पर चार्जेस पड़े हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। वो हमारे पास जो पोटेंशियल आया वो आया 2.7 क्रॉस 10⁻6 वोल्ट के। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर। हमारे पास एक कंडक्टर है, spherical conductor of radius 12 cm has a charge of 1.6 क्रॉस 10⁻⁻7 coulomb on its surface. What is the electric field inside the sphere, outside the sphere, at the point centimeter from the center of the sphere? कि हमारे पास एक कंडक्टर स्फेयर है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, या आप इसे कहें 0.12 मीटर है। कि सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो सेंटीमीटर है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, चार्ज जो है, चार्ज कितना है हमारे पास 1.6 क्रॉस 10⁻⁻7 कॉलम ऑन इट सरफेस। इसकी एक कंडक्टर है, स्फेरिकल है, जिसकी एक सरफेस है, इस सारी सरफेस पे चार्ज है। हमने ये बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द स्फेयर कितना है। अब जब एक स्फेयर के अंदर आपने चार्ज को इनक्लोज करते हैं तो वो स्फेयर जो है वो कंडक्टर है। अब जब कंडक्टर है तो इट मीन्स उस पर चार्जेस भी हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये जो चार्ज दिया हुआ है इसके साथ कोई साइन नहीं, इट मीन्स कि ये पॉजिटिव है। और कंडक्टर जो होता है उसमें नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं और वो नेगेटिव चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है, इसलिए वो कंडक्टर होता है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्जेस उन नेगेटिव चार्जेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उसको न्यूट्रल कर देंगे, तो उसकी इनसाइड द स्फीयर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस जो है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E = Q/4πε0 r²। के इनसाइड सरफेस हमारे पास जो चार्ज हो गया वो 0 हो गया क्योंकि कंडक्टर पे ऑलरेडी चार्जेस होते हैं। ये जो चार्ज होगा उन चार्जेस के साथ इंटरेक्ट करेगा और एज अ होल वहां पे जो सम ऑफ द चार्जेस है वो 0 हो जाएगा। तो वहां पर चार्जेस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा चार्ज की वजह से ही प्रोड्यूस होता है। आउटसाइड द सरफेस हमने उसका फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका हमारे पास फार्मूला है Q/4πε0 r² के। Q हमें दिया हुआ है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻7, 1/4πε0 के प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने बताया कि वैल्यू होती है 9 क्रॉस 10⁻9 ओवर r²। r हमारे पास है 0.12 मीटर, तो हम 0.12 मीटर का स्क्वायर लेंगे। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 10⁵ न्यूटन पर कूलम। आउटसाइड द सरफेस जो है स्फीयर जो है वो हमारे पास वैल्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आई 10⁵ न्यूटन पर कूलम की। अब वो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसके सेंटर से एक पॉइंट है यहाँ पे जो कि 18 सेंटीमीटर दूर है। इस पॉइंट पर इस स्फीयर पे जो चार्जेस हैं उनकी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। सेम फार्मूला हम यही अप्लाई करेंगे, E = Q/4πε0 r² के। Q की मैग्नीट्यूड वही रहेगी, चार्जेस तो वही हैं 1.6 क्रॉस 10⁻⁻7, कांस्टेंट की वैल्यू भी 9 क्रॉस 10⁻9। यहाँ पे चेंज जस्ट क्या हुआ है, पहले हमने इसके सेंटर से इस स्फीयर तक का फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमारे पास 0.12 मीटर था। अब हमने सेंटर से एक पॉइंट है जो कि 18 सेंटीमीटर दूर है उसका फाइंड करना है। पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.18 मीटर आएगा और इसी 0.18 मीटर का हम स्क्वायर लेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4.4 क्रॉस 10⁻4 न्यूटन
पर कूलम। कि एक चार्ज है हमारे पास 1.6 क्लास 10⁻⁻⁷ कूलम, उस चार्ज का इनसाइड द स्फीयर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि कंडक्टर पे ऑलरेडी चार्जेस होते हैं, तो वो आपस में अट्रैक्ट करके इसको न्यूट्रल करते हैं। इसके सेंटर से इस स्फीयर तक का जो आउटसाइड द स्फीयर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमने फाइंड किया 10⁵ न्यूटन पर कॉलम के। अब इसी सेंटर से एक पॉइंट और लेते हैं जो कि सेंटीमीटर दूर है, 18 सेंटीमीटर दूर है, उस तक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा 4.4 क्रॉस 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम कैपेसिटर्स पे आ गए हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरड। पिकोफैरड हमारे पास कैपेसिटर का जो यूनिट होता है उसको मेजर करने का, फैरड बेसिकली यूनिट है कैपेसिटेंस का, और पिको यहाँ पर प्रीफिक्स है जिसको 10⁻⁻12 कहते हैं। एक पिकोफैरड इक्वल होता है 10⁻12 फैरड के। अब कैपेसिटेंस जो है वो 8 पिकोफैरड है, इट मीन्स कि 8 क्रॉस 10⁻12 फैरड, ये हमारे पास उसकी कैपेसिटेंस है। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by the half? अब वो कहता है कि हमने जो प्लेट्स हैं कि एक कैपेसिटर होता है उसमें 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं जिसको हमने थोड़े से डिफरेंस पे रखा होता है और उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करवाते हैं, उनका जो डिस्टेंस है वो हमने हाफ कम कर दिया। एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, कि जब 2 प्लेट्स के दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो इट मीन्स के वहां पर हमारे पास एयर होती है, और एयर का जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के वो 1 होता है। और वो सेकंड कंडीशन में ये कहता है कि हमने उन दोनों प्लेट्स का जो डिस्टेंस है वो भी हाफ करना है और उनके दरमियान एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक डालना है जिसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो 6 होगा। कि हम यहाँ पर एक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक रखेंगे जिसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो 6 होगा, इसको KR बोल देते हैं। हमने इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, तो कैपेसिटेंस का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A एंड डिवाइडेड बाय D। K यहाँ पर 1 है, पहले हम एयर के लिए देख लेते हैं कि जब हमने एयर रखी तो तब क्या हुआ, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ द स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस। ए है एरिया प्लेट्स का एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब वो ये कहता है कि डी को हमने क्या करना है, हाफ करना है। कि सेकंड वाले को हम डी बार से शो कर लेते हैं कि डी बार जो है सेकंड डिस्टेंस है वो हमने पहले को हाफ कर दिया, और जो उसका कांस्टेंट आया के आर वो हमारे पास 6 आया। तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि पहले की कैपेसिटेंस C है, तो अगर सेकंड की को हम C बार कह लें तो वो कितनी होगी, हम इन दोनों का कंपैरिजन करवाना है। हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि 8 पिकोफैरड का है, हमने उसको, हमारे पास एक कैपेसिटर था 8 पिकोफैरड का, उसकी कैपेसिटेंस का हमने कंपैरिजन करवाना है एक ऐसे कैपेसिटर से जिसकी हमने जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स उसको हाफ करना है और उसके दरमियान एक अलग डाइलेक्ट्रिक डालना है जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 6 होगा। अगर हम इन दोनों में वैल्यूज पुट करें, एक की हमारे पास जो C है इसका कैपेसिटेंस है हमारे पास K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D के, और सेकंड की है हमारे पास K डैश एप्सिलॉन नॉट एंड D बाय 2, क्योंकि हमने उनके दरमियान जो सेपरेशन है उसको हाफ कम करना है, और उसका जो इसके जो कांस्टेंट है वो 1 है, तो ये एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, इसका 6 है, 6 एप्सिलॉन नॉट A D बाय 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 12 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, और ये है एप्सिलॉन नॉट A बाय D के। अब अगर इन दोनों का इक्वेशंस को, ये C है एंड ये C बार है, अब इन दोनों इक्वेशंस का जब आप कंपैरिजन करें तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D किसके इक्वल है, C के इक्वल है, तो A एप्सिलॉन नॉट
डिवाइडेड बाई डी को हम सी से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। तो सी बार इज इक्वल टू 12 सी के, और सी की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है 8 पैकोफेरेड। तो सी बार जो हमारे पास आएगा वो आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आएगा 96 पैकोफेरेड, क्योंकि ये पैकोफेरेड में है हमारे पास। इट मीन्स कि अगर हम एक कैपेसिटर की जो उनके दरमियान सेपरेशन है उसको हाफ कर दें और उनके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालें जो कि 6 का हो, तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 8 पैकोफेरेड से बढ़कर 96 पैकोफेरेड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफेरेड, कि हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस जो है वो तीनों की 9 पैकोफेरेड है, आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। कि हमारे पास 3 थे, C1 उसकी कैपेसिटेंस भी 9 पैकोफेरेड, C2 उसकी भी कैपेसिटेंस 9 पैकोफेरेड, और एक और तीसरा था उसकी भी कैपेसिटेंस 9 पैकोफेरेड। हमने उन तीनों को एक सीरीज में कंबाइन कर दिया। जब सीरीज में कंबाइन करते हैं तो उनकी जो कैपेसिटेंस है टोटल क्या है उसको हम लिखते हैं 1/C1 पहले की कैपेसिटेंस, 1/C2 सेकंड की, एंड 1/C3 थर्ड की कैपेसिटेंस। तो हमने क्या करना है, टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, क्योंकि तीनों की कैपेसिटेंस जो है वो सेम है। एलसीएम लेंगे, 9 आएगा, 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, इसको इस पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को 9 से डिवाइड किया तो 1 आंसर आया, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस फिर वही 1 प्लस 1 प्लस 1 3/9, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी 1/C टोटल वो आ गई 1/3। हमें C चाहिए, 1 के डिवाइड में नहीं चाहिए, तो C टोटल जो आएगी, तो टोटल कैपेसिटेंस जो आएगी वो आएगी 3 पैकोफेरेड। सेकंड में वो ये कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई, कि हमने इन तीनों कैपेसिटर को एक 120 वोल्ट की जो सप्लाई है उसके साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, हमने हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल जो ड्रॉप है, डिफरेंस है, वो फाइंड करना है। अब तीनों की अगर कैपेसिटेंस सेम है तो इट मीन्स कि तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी सेम ही होगा। तो हम तीनों का जो कंबाइन जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो फाइंड कर लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस टोटल डिवाइडेड बाय हमारे पास जितने कैपेसिटर हैं 3 हैं, तो इनको 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास कैपेसिटर हो और वो सीरीज में कनेक्टेड हो और सबकी जो कैपेसिटेंस है वो सेम हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो टोटल को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ कैपेसिटर से, तो हमारे पास हर के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस टोटल हमारे पास 120 था, 3 हमारे पास कैपेसिटर थे, तो ये 40 वोल्ट आ गया कि हर पोटेंशियल के अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 40 का आएगा। नेक्स्ट है 3 कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस 2 पैकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड एंड 4 पैकोफेरेड, कि अब हमने 3 ऐसे कैपेसिटर लेने हैं जिन तीनों की कैपेसिटेंस जो है वो डिफरेंस है। मींस कि पहले की जो कैपेसिटेंस है वो 2 पिकोफेरेड है, सेकंड की कैपेसिटेंस है वो 3 है, और जो हमारे पास थर्ड है उसकी 4 पिकोफेरेड, आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। अब ये क्या है, पैरेलल कनेक्ट है। तो हमने क्या करना है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। जहां 2 बातें याद रखने वाली हैं कि पिछला जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें सीरीज में थे, तो सीरीज की जब हम कैपेसिटेंस लेते हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2 के हम 1 के ओवर में लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास कैपेसिटर जो है वो पैरेलली कनेक्ट हो तो हम उनको जस्ट सिंपली ऐड करते हैं। कि अगर हम इनकी टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे तो हम पहले की प्लस दूसरे की प्लस तीसरे की, इसी तरह जितने हमारे पास कैपेसिटर आते जाएंगे उनको हम आपस में ऐड करते जाएंगे। तो इनकी कैपेसिटेंस जब पैरेलली कनेक्ट हो तो हम इस तरह से फाइंड करते हैं। हमारे पास आएगा C1 हमारे पास 2 है, C2 की कैपेसिटेंस 3 है, और 3 जो हमारे पास तीसरा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस 4 है।
उनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9 पिकोफैरेड। हमारे पास 3 जो कैपेसिटर थे उनकी टोटल कैपेसिटेंस आ गई 9 पिकोफैरेड। अब वो ये कहता है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। कि इस कॉम्बिनेशन को हमने एक 100 वोल्ट की सप्लाई के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो हर कैपेसिटर पर कितना चार्ज स्टोर होगा। तो चार्ज के लिए हमारे पास फार्मूला आता है Q इज इक्वल टू VC। V यहाँ पर वोल्टेज है जो हमने इनको प्रोवाइड किया है और C इनकी कैपेसिटेंस है। पहले की हम चार्ज फाइंड करें तो वोल्टेज हमारे पास 100 है और कैपेसिटेंस इसकी 2 है, तो 200 कॉलम आ जाएगा। इसमें जो चार्ज स्टोर होगा वो 200 पिको कॉलम होगा, क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो पैको फैराड में है, तो ये पिको कॉलम होगा। ये इसको हम यूँ लिखेंगे 200 क्रॉस 10⁻⁻12 कॉलम। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड होगा Q2 वो होगा VC2। V हमारे पास 100, C2 हमारे पास 3, तो ये होगा 300 क्रॉस 10⁻12 कॉलम। इसी तरह से हमारे पास जो Q3 है वो होगा VC3 के 100 क्रॉस 4 पिकोफैरेड, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 4 क्रॉस 10⁻12। ये आएगा 400 क्रॉस 10⁻12 कॉलम, क्योंकि ये हमारे पास जो है ये पिकोफैरेड में है, तो हम इनकी जो प्रीफिक्स है क्रॉस 10⁻12 वो भी साथ लाजमी मेंशन करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया कि हमें सिंपली 3 कैपेसिटर दिए गए थे जिनकी जो कैपेसिटेंस थी वो डिफरेंट थी, तो हमने इनकी एक तो टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करनी थी। पैरेलली कनेक्ट है तो हम इनको जस्ट सिंपल तरीके से ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इनकी टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी। फिर हमने हर एक के अक्रॉस जो है वो चार्ज फाइंड करना था कि अगर हम उन्हें 100 वोल्ट की जो सप्लाई है वो प्रोवाइड कर दें, तो हमने तीनों के डिफरेंट जो है वो चार्जेस भी वो फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स ईच प्लेट्स हैज एन एरिया ऑफ 6 क्रॉस 10⁻10 meter square and the distance between the plates is 3 millimeter. Calculate the capacitance of the capacitor। कि हमें एरिया दिया हुआ है कि जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनका एरिया है 6 क्रॉस 10⁻−3, सॉरी यहाँ पर -3 मेंशन करना याद नहीं रहा, तो -3 कॉलम मीटर स्क्वायर के, और डिस्टेंस है उनके दरमियान जो 3 मिलीमीटर है। हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 3 क्रॉस 10⁻−3। जब सेंटीमीटर में हो तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं, जब मिलीमीटर में हो तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। सॉरी, सप्लाई वोल्टेज कितनी है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, हमने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, और द कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई, तो वोल्टेज उसको 100 वोल्ट प्रोवाइड किया। व्हाट इज द चार्ज ऑन द ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटेंस, हमने इस पर चार्ज भी फाइंड करना है और इसकी जो है वो कैपेसिटेंस भी फाइंड करनी है। अब चार्ज का फार्मूला हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू CV। C कैपेसिटेंस वो हमें अभी फाइंड करनी है, तो पहले हम कैपेसिटेंस को ही फाइंड कर लेते हैं। कैपेसिटेंस का हमारे पास फार्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई T। अब वो उसने कहा कि कैपेसिटर एयर है, उनके दरमियान जो मीडियम है वो एयर है, तो एयर का जो कांस्टेंट होता है वो 1 होता है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D के। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसकी वैल्यू हमारे पास एक कांस्टेंट होती है 8.85 क्रॉस 10⁻−12 के, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 8.85 क्रॉस 10⁻−12। एरिया हमें गिवन है 6 क्रॉस 10⁻−3 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है हमारे पास 3 क्रॉस 10⁻−3 के। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 17.71 क्रॉस 10⁻−12 फैरेड के। इस -12 को हम पिको फैरेड भी कह सकते हैं, तो 17.71 पिको फैरेड के। अब सेकंड पे हमने इसका क्या फाइंड करना था, चार्ज भी फाइंड करना था कि इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर होगा, तो कैपेसिटेंस हमने फाइंड कर ली 17.71 क्रॉस 10⁻12 के,
एंड हमारे पास जो वोल्टेज है वो हमें 100 प्रोवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे 100 आएगा। तो हमारे पास जो टोटल चार्ज होगा वो आएगा 17.71 क्रॉस 10⁻⁻10 कॉलम के। तो इस पे इतना चार्ज स्टोर होगा कि हमारे पास एक कैपेसिटर हो जिसका एरिया 6 क्रॉस 10⁻³ मीटर स्क्वायर हो, उन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मिलीमीटर हो, तो उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो हमारे पास 17.71 पिकोफैराड होगी, और उस पे जो चार्ज होगा वो 17.71 क्रॉस 10⁻⁻10 कूलम होगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक 12 पिकोफैराड का एक कैपेसिटर है कनेक्टेड टू अ 15 वोल्ट बैटरी, कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो 12 पिकोफैराड है। इसको हमने एक वोल्टेज दिया है 15 वोल्ट की बैटरी से। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कि जो कैपेसिटर है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी भी स्टोर करता है, तो वो जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी हमने ये फाइंड करनी है। हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है हाफ CV²। C यहाँ पर कैपेसिटेंस है और B यहाँ पर वोल्टेज है जो कि हम इस कैपेसिटर को प्रोवाइड करते हैं एक एक्सटर्नल सोर्स से या बैटरी से। तो 1/2 कैपेसिटेंस हमारे पास 12 पिकोफैराड है, 12 क्रॉस 10⁻⁻12, क्योंकि पिकोफैराड को हम 10⁻⁻12 फैराड लिखते हैं, और वोल्टेज हमारे पास 50 है तो 50 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी आएगी वो आएगी 1.5 क्रॉस 10⁻⁻8 जूल के, कि हमने जो एक कैपेसिटर था 12 पिकोफैराड का, एक बैटरी 50 वोल्ट के साथ कनेक्ट था, तो उस पर कितनी एनर्जी स्टोर हुई, तो वो 1.5 क्रॉस 10⁻⁻8 जूल स्टोर हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास का चार्ज ऑफ 8 मिली सेकेंड मिली कॉलम। हमारे पास एक चार्ज है जो कि 8 मिली कॉलम है, इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। हमारे पास एक एक्सिस बना लेते हैं हम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कि यहाँ पर ओरिजिन पे एक चार्ज पड़ा हुआ है जो कि 8 मिली कॉलम है। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ -2 क्रॉस 10⁻⁹ कॉलम फ्रॉम द पॉइंट 003। इट मीन्स के ये जो 3 है ये जेड एक्सिस पे है, इसको हम पॉइंट P कह लेते हैं कि ये 003 पे है। मीन्स के ये एक्स एक्सिस पे भी 0 पे है, वाई पे भी 0 है, जेड एक्सिस से 3 सेंटीमीटर पे है। टू अ पॉइंट Q 040, इट मीन्स के ये एक्स वाई जी, तो ये वाई पे है तो हम इसको वाई एक्सिस पे लेते हैं कि ये पॉइंट Q तक हमने इसको लेके जाना है जो कि 040 पे है, वाया पॉइंट R 069 सेंटीमीटर, कि ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो कि y और z एक्सिस से है, दोनों एक्सिस पे है। y एक्सिस से ये 6 सेंटीमीटर पे है और z एक्सिस से ये 9 सेंटीमीटर पे है, तो ये हम इसको r क्या लेते हैं 069, कि इसका x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 6 है एंड y से 9। तो ये कहता है कि हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक चार्ज को लेके जाना है जो कि -2 क्रॉस 10⁻⁻9 कॉलम का है। हमने इसको पॉइंट P से उठाकर Q तक लेके जाना है पॉइंट R से, वाया R से, कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पहले इधर जाएंगे और फिर इधर से इधर लेके जाएंगे। तो हमें टोटल वर्क डन चाहिए। अब जो टोटल वर्क डन है वो होता है Q और V के, Q चार्ज और V पोटेंशियल के, पोटेंशियल के। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो कुछ और होगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं कि हमारे पास जो वर्क आएगा उसको हम यूं लिखेंगे Q इंटू V2 माइनस V। इस पॉइंट का पोटेंशियल से इस पॉइंट के पोटेंशियल को माइनस करके हम चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। तीसरे पॉइंट को हम R को क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे पास जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट
ऑफ पाथ फॉलोड होता है कि आप जिस मर्जी पाथ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो टोटल जो वर्क डन होगा वो इक्वल ही रहेगा, वो पाथ पे फॉलो नहीं करेगा। तो हम जस्ट 2 पॉइंट ही लेंगे, P और Q को। इनकी वैल्यूज पुट करें हमारे पास। B का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ये हमारे पास Q1 जो ओरिजिनल चार्जर है 8 मिली कॉलम का, हम उसको लेते हैं जो कि हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है इस पॉइंट पर 8 मिली कॉलम। ये इसे कहें कि ये Q1 जो है वो मिली कॉलम या 8 क्रॉस 10⁻³ कॉलम। मिली हमारे पास 10⁻³ होता है। Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लें। Q1 Q 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर हमारे पास बचेगा 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R1। इसको अब R2 कह लेंगे क्योंकि ये 0.2 का है और ये R1 का है, तो इसको R1 कहेंगे। तो दोनों का हम डिस्टेंस का जो डिफरेंस लेके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा। वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। Q1 की वैल्यू है हमारे पास 8 क्रॉस 10⁻³ Q की वैल्यू है हमारे पास -2 क्रॉस 10⁻⁹। 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी भी यूज कर चुके हैं 9 क्रॉस 10⁻⁹ इंटू R2 हमारे पास ये वाला पॉइंट है 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 हो जाएगा कि 1 ओवर 0.04 माइनस ये पॉइंट है तो 1 ओवर 0.03। इनका डिफरेंस लेके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा जो कि हमारे पास इन सबको कैलकुलेट करके निकलेगा 1.27 जूल के। कि आप इस सारी वैल्यूज को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा कि अगर हम एक चार्ज को पॉइंट P से उठाकर पॉइंट Q तक लेके जाएं तो हमें 0.27 जूल वर्क करना पड़ेगा। फिर है व्हाट इज द एरिया, कि हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ 2 फैराड पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है 2 फैराड का, कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है हमारे पास वो 2 फैराड है। गिवन दैट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 0.5 सेंटीमीटर, कि उनके दरमियान जो सेपरेशन है या डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं 0.5 सेंटीमीटर है। हम इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो हम इसे कहेंगे 0.5 + 10⁻⁻² मीटर के। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। इससे प्रीवियस हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सब में जो कैपेसिटेंस है वो हमने पिको फैराड में ली है, इसमें हम जस्ट फैराड में ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे कि हम फैराड और पिको फैराड क्यों लेते हैं, कि फैराड की बजाय हम पिको फैराड को क्यों यूज करते हैं एज अ यूनिट कैपेसिटेंस का। तो सबसे पहले हम इसकी कैपेसिटेंस को ही फाइंड कर लेते हैं। कैपेसिटेंस का हमारे पास जो फार्मूला है वो है हमारे पास K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, क्योंकि यहाँ पर जो मीडियम है वो एयर है और एयर की जो कांस्टेंट होता है वो 1 होता है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। हमें यहाँ पे फाइंड करना है एरिया A, तो इन सबको उठाकर कैपेसिटेंस से क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा C D। एप्सिलॉन नॉट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा और इधर हमारे पास एरिया बच जाएगा। कैपेसिटेंस 2 फैराड 2, ये हमारे पास डिस्टेंस है तो इसको लिखेंगे 0.5 क्रॉस 10⁻⁻² एंड हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो आएगा 1130 किलोमीटर स्क्वायर के। अगर आपने एक जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस 2 फैराड रखनी है पिको फैराड की बजाय, तो दो प्लेट्स हैं उनका एरिया हमारे पास 1130 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है। तो हम हमेशा जो है एक कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है उसको पिको फैराड में लेते हैं ना कि फैराड में।
कि जब हम फैरेड में लेंगे तो हम दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो हमें एक इम्पॉसिबल लिमिट तक ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उसकी जो कैपेसिटेंस है उसको हमेशा पिको फैरेड में ही मेजर करते हैं एज कम्पेयर टू फैरेड। तो यहाँ पर एक ये बात भी क्लियर होगी। सो यही था आज का हमारा चैप्टर जिसके हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखे। इन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप विजिट करेंगे www.eduinput.com को। वहाँ पर आपको इन तमाम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के जो हैं वो सॉल्यूशंस पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।